आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लांट ग्रोथ किसे बोला जाता है। प्लांट ग्रोथ किसको बोलते हैं कि प्लांट एंड एनिमल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग जानते हैं ग्रोथ होता है। ठीक है, ग्रोथ कैसे पता चलेगा? कोई भी मतलब कोई भी सेल जो होता है उसके साइज में बढ़ना, ठीक है, सेल के वॉल्यूम बढ़ना, फ्रेश वेट बढ़ना, ड्राई वेट बढ़ना, मतलब इसी को हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। प्लांट हो या एनिमल हो, जो ग्रोथ होता है उसमें क्या होता है? साइज बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, सेल का नंबर बढ़ता है, फ्रेश वेट, ड्राई वेट सब बढ़ता है। ठीक है, नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होता है और लिविंग में भी ग्रोथ होता है। ठीक है, नॉन लिविंग का जो ग्रोथ होता है बाहर ही बाहर होता है, इसको बोला जाता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। एक एक सेल में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इस टाइप का जो ग्रोथ होता है इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक ग्रोथ। ग्रोथ दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिटर्मिनेट टाइप ग्रोथ, दूसरा है इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ। ठीक है, डिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ मतलब लिमिटेड ग्रोथ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बंद हो जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है डिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ। जैसे कोई भी पत्ती, पेड़ के सभी पत्ती हम लोग देखते हैं कि जब एक निश्चित लंबाई चौड़ाई तक बड़ा होता है उसके बाद और बढ़ता नहीं है, तो एक निश्चित लिमिटेड ग्रोथ बोलते हैं इसको, उसी टाइप का ग्रोथ होता है। ठीक है, और उसको बोलेंगे डिटर्मिनेट। सभी एनिमल्स में डिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ होता है, एक निश्चित एज तक ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल आएगा? लीव्स, पत्ती में ग्रोथ जो होता है डिटर्मिनेट ग्रोथ होता है, फ्लावर में ग्रोथ होता है डिटर्मिनेट, फ्रूट्स में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा रहता है प्लांट्स में जिसमें इनडिटर्मिनेट टाइप ग्रोथ होता है, जैसे रूट्स एंड शूट्स। ठीक है, प्लांट्स के रूट्स जो होता है उसके सबसे नीचे मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट रहता है, उस मेरिस्टेमेटिक सेल लगातार डिवीज़न करता रहता है, इसलिए रूट लंबाई में बढ़ता ही रहता है। ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स के शूट एपेक्स, स्टेम के सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाया जाता है उसमें भी लगातार डिवीज़न होता रहता है और ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ। पूरे लाइफ में ग्रोथ होता ही रहता है कॉन्टिन्यूसली, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिस जिस जगह में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में प्लांट्स के जिस जगह में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट रहता है उसी जगह में ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, तो उस इनडिटर्मिनेट टाइप ग्रोथ होता रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको लोकलाइज ग्रोथ भी बोला जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ होता है। ठीक है, और एनिमल्स में क्या होता है? उसको बोलेंगे डिफ्यूज ग्रोथ, पूरे बॉडी में समान ग्रोथ होता है। ठीक है, और एनिमल में किसी पर्टिकुलर एरिया में ही जिसमें मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट रहता है उसमें ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा होता रहता है, जिसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, और क्या बोलेंगे? लोकलाइज ग्रोथ। ठीक है, और इसमें एनिमल्स में कैसा होता है? डिटर्मिनेट टाइप ग्रोथ होता है, और प्लांट्स के भी कुछ पार्ट में जैसे लीव्स में, फ्लावर में, फ्रूट्स में डिटर्मिनेट एक लिमिटेड ग्रोथ होता है। ठीक है, एक सर्टेन साइज एंड शेप बनने के बाद उसमें और ग्रोथ नहीं होता, उसको बोला जाता है डिफ्यूज ग्रोथ, मतलब सभी जगह में समान टाइप से ग्रोथ होता है। ठीक है, 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाया जाता है प्लांट्स में, हम लोग जानते हैं। एक है रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम किस जगह पाया जाता है? जहाँ नोड्स रहता है उस नोड्स के नीचे पाया जाता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मेरिस्टेम मतलब बहुत ज़्यादा लगातार डिवीज़न करने वाले सेल्स। ठीक है, तो उस तीनों के डिवीज़न से होता है प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट्स में प्राइमरी ग्रोथ जो होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लगातार डिवीज़न से होता है। सेकेंडरी ग्रोथ किसको बोलेंगे हम लोग? जब प्लांट्स मोटाई में बढ़ता है। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ में प्लांट लंबाई में बढ़ता है और सेकेंडरी ग्रोथ में
प्लांट्स मोटाई में बढ़ता है। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ में भाग लेने वाले जो टिश्यूज़ होता है उसको बोला जाता है सेकेंडरी टिश्यू, जैसे भास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सब टिश्यू जब ग्रोथ करता है, बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न करता है, उस समय प्लांट्स की मोटाई में बढ़ता है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम, सेल के अंदर ये जो प्लांट्स होता है इसके अंदर की ओर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है। उस लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिवीज़न से ही सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ठीक है, जिसमें वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सब आता है। पैरेलल लाइन टेक्निक, सेल इलोंगेशन मतलब सेल की लंबाई चौड़ाई में बढ़ना। सेल के जो लंबाई चौड़ाई में बढ़ना होता है इसको स्टडी किया जाता है पैरेलल लाइन टेक्निक से। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। एब्सोल्यूट ग्रोथ और रिलेटिव ग्रोथ, दो ग्रोथ और होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रोथ किसको बोलेंगे? जैसे पहले पत्ती इस टाइप का इतने ही साइज एंड शेप का था। ठीक है, जैसे 5 सेंटीमीटर साइज एंड शेप का था। उसके बाद कुछ टाइम के बाद, जैसे 7 दिन बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें और 5 सेंटीमीटर चारों तरफ बढ़ा। तो टोटल जो ग्रोथ होता है इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ। और दोनों लीफ का जब देखेंगे, इसमें 50 सेंटीमीटर वाला एक लीफ है, इसमें 5 सेंटीमीटर वाला लीफ है। ठीक है, इसमें भी 5 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ा एक हफ्ते में, इसमें भी एक हफ्ते में 5 सेंटीमीटर ज़्यादा बढ़ा। तो 50 से 55 हो गया है, 5 से 10। तो दोनों में एक निश्चित टाइम में जो ग्रोथ हुआ, 5 सेंटीमीटर वाला जो ग्रोथ हुआ, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट ग्रोथ। ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ किसको बोलेंगे? कंपेयर करके पहले कितना था उसके कंपैरिजन में बाद में 7 दिन बाद कितना ग्रोथ हुआ, जो कंपेयर करके जो ग्रोथ होता है उसको हम बोलेंगे रिलेटिव ग्रोथ। ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ जो होता है पर यूनिट टाइम मेज़र किया जाता है। ग्रोथ रेट जो होता है इसमें 2 आता है, एरिथमेटिक ग्रोथ एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, ऐसे हम लोग देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स लगातार डिवीज़न करते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का डिवीज़न लगातार होता रहता है। तो मेज का जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, हम लोग जानते हैं रूट एपिकल जो भाग रहता है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है, और शूट एपिक्स में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है, जिसमें लगातार डिवीज़न होता रहता है। ऐसा देखा गया है कि मेज का जो रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसमें पर आवर 1 घंटे में 17,500 नया सेल बनता है। मतलब इतना जल्दी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीज़न करता है। एक सिंगल मेज का जो रूट एपिकल मेरिस्टेम में देखा गया है कि 1 घंटे में 17,500 नया सेल बनता है। सेल डिवीज़न करते करते इतना जल्दी ग्रोथ होता है। ठीक है, वाटरमेलन में ऐसा देखा गया है कि 3.50,000 टाइम्स जो होता है, इतना जल्दी सेल एनलार्ज होता है, सेल का साइज बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग देखे हैं कि ग्रोथ जो होता है वो 3 फेस रहता है, उसका 3 फेस। ठीक है, जो रूट का जो एपेक्स होता है उसको हम लोग जब स्टडी करेंगे तो क्या देखेंगे, रूट के जो सबसे नीचे रहता है रूट टिप। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे रूट कैप। उसके ठीक ऊपर रूट का जो ऊपर वाला भाग होता है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। बहुत ज़्यादा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, इसमें लगातार डिवीज़न चलता रहता है, तो उसको बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, उसमें कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट रहता है, शूट एपेक्स में भी और रूट एपेक्स में भी। जब सेल डिवीज़न करते हैं बहुत ज़्यादा, उस समय सेल जो है, सेल को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे तो देखेंगे रिच इन प्रोटोप्लाज्म। पूरे सेल में प्रोटोप्लाज्म की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर की जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज भी बड़ा होता है, और सेल का जो वॉल रहता है वो बहुत पतला थीन रहता है, सेलुलोज का बना हुआ रहता है। ठीक है, और एक सेल और दूसरे सेल के बीच जो कनेक्शन रहता है, प्लाज्मोडेस्माटा वाला जो कनेक्शन रहता है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जब हम लोग अच्छे से देखेंगे तो क्या देखते हैं कि एक एक सेल जो रहता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म रहता है, इसका वॉल बहुत थिन रहता है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस रहता है उसका साइज बहुत बड़ा होता है।
ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है और दो सेल के बीच में जो प्लाज्मोडेस्माटा वाला जो कनेक्शन रहता है वो भी अच्छे से रहता है, ठीक है। और सेलुलोज का वॉल रहता है, पतले सेलुलोज का वॉल। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। धीरे धीरे जब मैच्योर होता है सेल, सेल के चारों ओर का जो लेयर है वो मोटा होने लगता है, ठीक है। जब लेयर मोटा होगा तो ग्रोथ भी धीरे धीरे होगा और बीच के जो प्लाज्मोडेस्माटा वाला कनेक्शन रहता है वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक जोन एपेक्स में पाया जाता है, जिसमें लगातार डिवीज़न होता रहता है सेल में। ठीक उसके ऊपर के जो भाग रहता है उसको बोला जाता है इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन में क्या होता है, सेल का साइज बढ़ता है, ठीक है। सेल का जो साइज बढ़ता है, और हम लोग जानते हैं प्लांट सेल के बीच में एक वैक्यूल पाया जाता है। पहले मेरिस्टेमेटिक अवस्था में वैक्यूल नहीं रहता, लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, जैसे इलोंगेशन जोन में पहुंचता है तो उसमें वैक्यूल का बनना चालू हो जाता है, ठीक है। तो एक तो वैक्यूल बनता है, दूसरा सेल लंबाई में बढ़ता है, नया सेल वॉल डेवलप होता है। सेल का जो वॉल तो होता है बहुत पतला पहले रहता है, धीरे धीरे मोटा होता जाता है, इलोंगेशन जोन। ठीक उसके ऊपर हम लोग देखेंगे मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन में मैक्सिमम साइज होता है सेल का साइज मैक्सिमम हो जाता है और वॉल मोटा हो जाता है। जैसे वॉल मोटा हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेल में डिवाइडिंग का कैपेसिटी नहीं पाया जाएगा, मैच्योर सेल कहलाएगा, ठीक है। इसके चारों ओर मोटे वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा और सेल परमानेंट टिश्यू बन जाएगा। परमानेंट टिश्यू मतलब उस सेल में आगे और डिवीज़न नहीं होता, ठीक है। इस टाइप का होता है। रूट के जो एपेक्स कर्व्स हम लोग देखेंगे, सबसे नीचे मेरिस्टेमेटिक जोन, उसके ऊपर इलोंगेशन जोन, उसके ऊपर मैच्योरेशन जोन, ठीक है। और देखो प्रॉक्सिमल एंड किसको बोलेंगे और डिस्टल एंड किसको बोलेंगे। जैसे रूट टिप से प्रॉक्सिमल एंड, ठीक, रूट टिप के पास आसपास जो रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल एंड में प्रेजेंट। और जितना दूर जाएंगे उसको बोलेंगे डिस्टल एंड। जैसे मैच्योरेशन जोन जो है रूट टिप से डिस्टल एंड में प्रेजेंट है, मेरिस्टेमेटिक जोन प्रॉक्सिमल एंड में प्रेजेंट है, ठीक है। ग्रोथ जो होता है पर यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ बढ़ रहा है उसको बोला जाता है ग्रोथ रेट, ठीक है। देखो सस्पेंडेड जो ग्रोथ होता है, सस्पेंडेड ग्रोथ हम लोग जानते हैं, सस्पेंडेड ग्रोथ मतलब डोरमेंसी को बोला जाता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं जो सीड रहता है, सीड के बीच में पाया जाता है एम्ब्रियो। तो जब सीड बहुत दिन तक हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, फिर सीड को जब हम सॉइल में डाल देंगे तो वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाएगा और इसमें जर्मिनेशन होता है, ठीक है। चलो हम लोग देखेंगे सस्पेंडेड ग्रोथ और डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी किसको बोलते हैं, हम लोग जानते हैं कि सीड्स के अंदर पाया जाता है एम्ब्रियो, ठीक है। जब चने के सीड्स को हम लोग देखते हैं, ठीक है, चने के सीड्स को जब देखेंगे तो अंदर की ओर एम्ब्रियो पाया जाता है, जो बाद में चना जब वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके फूल के इसके बाहर का छिलका जब फट जाता है उस समय जर्मिनेशन होता है। हम लोग जानते हैं नीचे की ओर रूट बनता है, ऊपर की ओर शूट बनता है ना। तो चना को जब सूखा, इसके पहले तक जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया उस समय तक चना जो सूखे ड्राई रहता है तो उसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। चना स्टोर करके रखा हुआ है, उसके बाद इसको वाटर में डाल दिए, फूलने के बाद इसमें जर्मिनेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि अंदर एम्ब्रियो जो है लिविंग स्टेट में सीड्स के अंदर बंद रहता है। सीड्स जो होता है एम्ब्रियो का घर होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो जो स्टोर मतलब एम्ब्रियो जो होता है वो उस समय जर्मिनेट नहीं कर रहा है जिस समय हम लोग स्टोर करके रख रहे हैं। तो ये जो पीरियड होता है इसको बोला जाता है डोरमेंसी। सीड बहुत दिन तक डोरमेंसी पीरियड में रहता है, उसके बाद इसमें जर्मिनेशन होता है। इसको बोला जाता है सस्पेंडेड ग्रोथ और डोरमेंसी, ठीक है। कई बार ये डोरमेंसी जो होता है बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर से होता है या एक्सटर्नल फैक्टर से सीड डोरमेंट अवस्था में रहता है, जर्मिनेशन नहीं करता, उसको उस समय बोलेंगे क्विसेंस, ठीक है। कई बार होता है इसके अंदर हार्मोन, जेनेटिक जो है वो सब चीज़ें के कारण डोरमेंसी अवस्था में रहता है, वो चीज़ें कंट्रोल करता है इसको, हार्मोन के से कंट्रोल होता है या जेनेटिक कोई कैरेक्टर से कंट्रोल होता है, ठीक है। इसलिए वो डोरमेंसी पीरियड में रहता है।
तब उसको क्या बोलेंगे, एंडोजिनसली कंट्रोल्ड, अंदर से कंट्रोल हो रहा है। तो उस टाइप का जो डोरमेंसी होता है उसको बोला जाता है दो टाइप के होते हैं, उसको डोरमेंसी बोलेंगे, ठीक है। जब बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर से सीड्स डोरमेंट पीरियड में रहता है, जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, तब बोलेंगे क्विसेंस। जब अंदर के फैक्टर से, हार्मोन और जेनेटिक फैक्टर के कारण हम लोग देखेंगे कि ये जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, उस टाइप का जो डोरमेंसी होता है उसको डोरमेंसी बोलेंगे, ठीक है। और डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, दोनों को एक साथ डेवलपमेंट बोला जाता है। सभी चेंजेस, कोई भी सेल में, सभी सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेनिज्म, इसमें पूरे लाइफ साइकिल में जितना चेंजेस आता है उसको बोला जाता है डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ मतलब केवल एक सेल, टिश्यू जो है उसमें जो ग्रोथ होता है उसको ग्रोथ बोलेंगे, लेकिन डेवलपमेंट किसको बोलेंगे, सेल, टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेनिज्म, सब में पूरे लाइफ साइकिल में जितना चेंजेस आता है उसको क्या बोला जाएगा, डेवलपमेंट। चलो अब हम देखेंगे कि दो टाइप के ग्रोथ होता है, एरिथमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ। एरिथमेटिक ग्रोथ किसको बोलेंगे, देखो हम लोग जानते हैं कि सेल डिवीज़न से ही सेल ग्रोथ होता है, लगातार सेल डिवीज़न करते रहते हैं और डिवीज़न से सेल का नंबर, सेल का साइज सब बढ़ता है और ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इसमें भी डिवीज़न जो होता है वो दो टाइप का होता है। एरिथमेटिक ग्रोथ जो होता है उसमें एक सेल डिवीज़न करके जैसे दो सेल बनता है, हम लोग जानते हैं कि माइटोटिक डिवीज़न से ही ज़्यादातर पूरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो एक सेल के डिवीज़न से दो सेल बनता है, ठीक है, और दो सेल से चार सेल, ऐसे हम लोग जानते हैं। लेकिन एरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, जैसे एक सेल डिवीज़न करके दो सेल बना, ठीक है, उसमें एक सेल जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक रहता है, उसमें लगातार डिवीज़न चलता रहता है, और एक सेल जो है वो मैच्योर हो जाता है, उसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, मैच्योर सेल बनता है, ठीक है। तो जो मैच्योर सेल बनता है उसमें आगे और डिवीज़न नहीं होगा। फिर जो डिवाइडिंग सेल होता है इसमें फिर डिवीज़न होता है, दो सेल बना, उसमें एक सेल जो होता है मेरिस्टेमेटिक रहता है, लगातार डिवीज़न करता रहता है, और दूसरा सेल जो रहता है वो मैच्योर सेल हो जाता है, ठीक है। इस टाइप का डिवीज़न चलता है। इस टाइप के जो डिवीज़न होता है इसको बोला जाता है एरिथमेटिक टाइप ग्रोथ, ठीक है। एक सेल डिवीज़न करके दो डॉटर सेल बनता है, दोनों डॉटर सेल में एक सेल मेरिस्टेमेटिक रहता है, लगातार डिवीज़न करने वाला सेल बनता है, और दूसरा मैच्योर हो जाता है, दूसरे सेल में कोई डिवीज़न नहीं होता, डिवाइडिंग कैपेसिटी उसका लूज़ हो जाता है। और दूसरे जो सेल डिवीज़न करता है वो फिर डिवीज़न किया, दो सेल बनाया, उसमें एक मेरिस्टेमेटिक रहता है, लगातार डिवीज़न करने वाला सेल, और दूसरा मैच्योर सेल बन जाता है। इस टाइप से पूरा डिवीज़न होता है। तो इस टाइप से जब सेल का माइटोटिक डिवीज़न होता है उसको बोला जाता है एरिथमेटिक ग्रोथ, ठीक है। इसमें जो ग्रोथ होता है उसको एरिथमेटिक ग्रोथ। इसको जब हम ग्राफ से देखेंगे तो इसमें ऐसे लीनियर टाइप ग्राफ बनता है, ठीक है, लीनियर कर्व बनता है इसमें। तो शूट एंड रूट का जो इलोंगेशन होता है उसमें इस टाइप का ग्रोथ होता है, एरिथमेटिक टाइप ग्रोथ। और अर्ली एम्ब्रियोलिक डेवलपमेंट इसका एग्जाम्पल है। रूट एंड शूट इलोंगेशन एरिथमेटिक ग्रोथ होता है, और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो में जो शुरू में जो डेवलपमेंट होता है उसमें एरिथमेटिक टाइप ग्रोथ होता है। इसको जब हम ग्राफ से देखेंगे तो ऐसे लीनियर ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाता है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। इसमें LT जो होता है लेंथ होता है, लेंथ एट टाइम, और L0 जो होता है लेंथ एट टाइम 0। शुरू में L0 रहता है, उसके बाद धीरे धीरे LT लेंथ, मतलब इस टाइप का ग्रोथ बनेगा, ठीक है। टाइम देखेंगे, लेंथ ऑफ प्लांट देखेंगे, इस टाइप के लीनियर कर्व बनता है एरिथमेटिक ग्रोथ में। और जियोमेट्रिक ग्रोथ किसको बोलेंगे, जियोमेट्रिक ग्रोथ तो हम लोग सभी जैसे पढ़ते हैं, एक सेल से दो सेल बना डिवीज़न करके, फिर इस सेल से भी दो सेल बना, इस सेल डिवीज़न करके भी दो सेल बना, फिर ऐसे ही चलता रहता है ग्रोथ, इससे फिर दो, इससे फिर दो। इस टाइप का जो माइटोटिक डिवीज़न होता है इसमें जिस टाइप का ग्रोथ होता है इसको बोलेंगे जियोमेट्रिक टाइप ऑफ ग्रोथ, ठीक है। एरिथमेटिक में ऐसा नहीं होता। एरिथमेटिक में एक सेल से दो बना, दोनों में एक मेरिस्टेमेटिक होता है, दूसरा मैच्योर, फिर उस सेल से दो बना, एक मैच्योर हो जाता है और एक मेरिस्टेमेटिक रहता है।
तो ये जो जियोमेट्रिक टाइप जो ग्रोथ होता है, इसको जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एस टाइप कर्व बनता है, इस टाइप कर्व बनता है। ठीक है, इसमें 3 फेस रहता है। सबसे पहले जब सीड जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लैग फेस। उसके बाद अचानक ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको बोलेंगे लॉग फेस और एक्सपोनेंशियल फेस। ठीक है, सबसे पहले सीड जर्मिनेशन के समय धीरे धीरे जर्मिनेशन होता है, उसको लैग फेस बोलेंगे। उसके बाद अचानक प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ जाता है, जिसको बोलेंगे लॉग और एक्सपोनेंशियल फेस। उसके बाद एक निश्चित लंबाई तक बढ़ने के बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है, जिसको क्या बोलेंगे हम, स्टेशनरी फेस। ठीक है, तीनों में जब ग्राफ खींचा जाता है तो एस टाइप एक कर्व बनता है, जिसको बोला जाता है सिग्मोइड कर्व। ठीक है, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं। ज़्यादातर इसी टाइप से ग्रोथ होता है, ज़्यादातर इसी टाइप से ग्रोथ होता है। बहुत कम में एरिथमेटिक ग्रोथ देखा जाता है, जैसे रूट एंड शूट इलोंगेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही एरिथमेटिक टाइप ग्रोथ देखा जाता है। ठीक है, इसमें 3 फेसेस आता है। एक फेसेस को बोलेंगे लैग फेस, दूसरे को लॉग फेस और तीसरे को बोलेंगे स्टेशनरी फेस। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन किसको बोलेंगे, जैसे सेल डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, सेल लगातार डिवीज़न हो रहा है, डिवीज़न होते होते सेल का इस टाइप का पोजीशन हो जाता है कि सेल के चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और मैच्योर सेल बन जाता है। ठीक है, जब मैच्योर सेल बनता है तो अलग अलग डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टिश्यू जो है बढ़ जाता है। ठीक है, उसको बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। कोई भी सेल डिफरेंशिएशन किसको बोलेंगे, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेल डिवीज़न करते करते सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में चेंजेस आ जाता है और टिश्यू एंड ऑर्गन बनता है। जब परमानेंट टिश्यू बनता है उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है उसमें डिवीज़न करता रहता है मेरिस्टेमेटिक सेल, फिर डिफरेंशिएट हो जाता है अलग अलग काम के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए, उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। इसका एग्जांपल आएगा ट्रैकियरी एलिमेंट बनना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनना। ठीक है, डी डिफरेंशिएशन। कई बार ऐसा हो जाता है कुछ जो लिविंग डिफरेंशिएट सेल रहता है, मतलब जो मैच्योर डिवीज़न करते करते मैच्योर हो गया सेल और आगे डिवीज़न नहीं होता, उस टाइप के जो सेल होता है उसमें फिर से डिवीज़न होने लगता है, फिर से डिवीज़न होने लगता है किसी न किसी काम के लिए। जब ज़रूरी कोई काम आ गया तो उस समय फिर उसमें मैच्योर सेल में डिवीज़न चालू हो जाता है। ठीक है, उसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। जैसे इसका एग्जांपल आएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, हाइपोडर्मिस सेल से जो बनता है। ठीक है, उसको बोला जाता है डी डिफरेंशिएशन। इसको हम लोग एनाटोमी में पढ़े हैं, है ना। सबसे पहले क्या होता है, मैच्योर सेल बनता है, बहुत सारे कॉर्टेक्स का सेल डिवीज़न करता रहता है और डिवीज़न करते करते एक परमानेंट टिश्यू बनता है जिसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन किसको बोलेंगे, जैसे जाइलेम फ्लोएम कैम्बियम है। ठीक है, इसके बीच में कैम्बियम का सेल जो डिवीज़न करने लगता है तो इसके प्रेशर से बीच वाले सेल भी डिवीज़न करने लगते हैं। जो मैच्योर सेल बन गए थे उसमें फिर डिवीज़न चालू हो जाता है और क्या बनता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कैम्बियम, ये सब जब बहुत ज़्यादा डिवीज़न करते हैं तो यहाँ के कॉर्टेक्स सेल में डिवीज़न चालू हो जाता है। ये जो परमानेंट टिश्यू बन गया था उसमें फिर डिवीज़न चालू हो जाता है, जिसको बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, इस टाइप से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये सब परमानेंट टिश्यू बन गया था फिर उसमें डिवीज़न चालू हो गया। तो इस टाइप का जो डिवीज़न होता है उसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन किसको बोलेंगे, फिर से जो सेल डिवीज़न करना चालू कर दिए थे कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर के, उसमें फिर मैच्योर हो जाता है और डिवीज़न करना बंद कर देता है, मैच्योर टिश्यू बन जाता है। ठीक है, उसको बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएटेड सेल जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, इस फिर से अपना डिवीज़न का कैपेसिटी लॉस कर जाता है और परमानेंट टिश्यू बन जाता है, इसको बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन। जैसे सेकेंडरी जाइलेम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसको बोलेंगे, डिफरेंशिएशन किसको बोलेंगे,
जब एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है उसमें लगातार डिवीज़न होता रहता है। डिवीज़न होते होते एक समय आता है इस सेल के चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, मोटे वॉल का, और ये मैच्योर सेल बन जाता है। ठीक है, जैसे ट्रैकियरी एलिमेंट का बनना, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू पैरेन्काइमा बनना, इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन किसको बोलेंगे? जो मैच्योर सेल बन गया उसमें फिर डिवीज़न करना चालू हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन, जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। री डिफरेंशिएशन किसको बोलेंगे? जो डी डिफरेंशिएशन से जो सेल बन रहा था उसमें फिर मैच्योरिटी आ जाता है, फिर वो डिवीज़न करना बंद कर देते हैं, जैसे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसको बोलेंगे री डिफरेंशिएशन। ठीक है, इस टाइप के सेल डिवीज़न से भी ग्रोथ होता रहता है। द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ऑक्जेनोमीटर। ठीक है, ग्रोथ को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है ऑक्जेनोमीटर। ऑक्जेनोमीटर के द्वारा ग्रोथ को नापा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेनेसेंस। सेनेसेंस किसको बोला जाता है? प्रोग्राम सेल रेट, मतलब सेनेसेंस मतलब जेनेटिक कंट्रोल के द्वारा, जेनेटिक कंट्रोल के द्वारा प्लांट्स या एनिमल्स के शुरू से जो लास्ट तक, मतलब पहले जर्मिनेशन, उसके बाद ग्रोथ, उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद मैच्यूरेशन करके पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होकर मर जाना, उसको बोला जाता है सेनेसेंस। ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ, जैसे हम लोग जानते हैं 6 महीने वाले जो प्लांट्स होते हैं 6 महीने के बाद पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करके मर जाते हैं। ऐसे पहले से जो फिक्स रहता है कि इसका लाइफ साइकिल इतना दिन होगा, उस हिसाब से धीरे धीरे उसमें चेंज आते आते जो डेथ हो जाता है उसी को बोला जाता है सेनेसेंस। ठीक है, सेनेसेंस जो है उसमें क्या होता है, जेनेटिक जीन्स की तरह कंट्रोल होता है और बहुत ज़्यादा कैटाबोलिज्म रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इथिलीन एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है सेनेसेंस में, और इसी से जल्दी जल्दी सेल खराब हो जाता है और डेथ हो जाता है। ठीक है, तो जैस्मोनिक सेनेसेंस में क्या होता है, देखो एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, इस सब का भी सेक्रेशन होता है। और जैस्मोनिक एसिड करके एक केमिकल रहता है जिसको डेथ हार्मोन बोला जाता है। बहुत सारे सेल में क्या होता है, धीरे धीरे एथिलीन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ये सब बनता जाता है, उसके बाद जैस्मोनिक एसिड बनता है और सेल खराब हो जाता है। तो स्टडी ऑफ सेनेसेंस, सेनेसेंस का जो स्टडी किया जाता है उसको बोला जाता है जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी, कोई भी प्लांट्स एनिमल्स अपने पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद जब उसका डेथ हो जाता है तो पूरे प्रोग्राम जो प्रोसेस रहता है इसको बोला जाता है सेनेसेंस। ठीक है, साइटोकाइनिन जो होता है, हम लोग जानते हैं ग्रोथ हार्मोन होता है, उस सेनेसेंस को डिले कर सकता है। ज़्यादातर एब्सिसिक एसिड और इथिलीन का सेक्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी सेनेसेंस हो जाता है, सेल खराब हो जाता है। लेकिन साइटोकाइनिन को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते हैं तो सेनेसेंस को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन किस में पाया जाता है, हम लोग जानते हैं कोकोनट में पाया जाता है, मेज़ में पाया जाता है। प्लास्टिसिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ प्लांट टू एडजस्ट वेराइंग एनवायरनमेंट। प्लास्टिसिटी किसको बोलेंगे, बहुत से ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत सारी चीज़ें आता है। सेनेसेंस आता है, प्लास्टिसिटी आता है, एब्सिशन आता है, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट। ठीक है, सब इसके अंडर में पड़ेंगे। प्लास्टिसिटी किसको बोलेंगे, प्लास्टिसिटी में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स में एनवायरनमेंट के हिसाब से भी स्ट्रक्चर में चेंज पाया जाता है, और बहुत सारे प्लांट्स में लाइफ साइकिल, डिफरेंट फेसेस ऑफ लाइफ साइकिल में भी प्लांट्स में अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट में अलग टाइप के एनवायरनमेंट में रहने वाले, जैसे पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स अलग टाइप के होते हैं, पानी के बाहर एयर में खुला रहने वाले प्लांट्स अलग टाइप के होते हैं। एक ही प्लांट्स के दो पार्ट, जब पानी के अंदर वाले पार्ट अलग टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, पानी के ऊपर वाले
अलग स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जिस टाइप का एनवायरनमेंट रहता है उस टाइप से प्लांट्स में कुछ एडोप्टेशन पाया जाता है, इसलिए स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखाई देता है। और कई बार यहाँ ऐसा होता है कि लाइफ साइकिल के कुछ फेसेस में अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई देता है प्लांट्स में। ठीक है, इसी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। अपने आप को उस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए इसमें कुछ अलग टाइप के स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, जैसे इसका 2 एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कोरिएंडर। कोरिएंडर में जो मतलब पहले वाले स्टेज, जो मैच्योर फेज स्टेज जो होता है उसमें अलग टाइप का लीफ दिखाई देता है, और जुवेनाइल स्टेज जो पहले वाले फेज वेजिटेटिव फेज रहता है उसमें अलग टाइप के कैरेक्टर दिखने लगता है। ठीक है, पहले वेजिटेटिव फेज में, जिसको जुवेनाइल फेज बोला जाता है, उसमें बड़े बड़े लीफ वाले धनिया पत्ती दिखाई देता है, और जो फेज रिप्रोडक्टिव फेज रहता है उसमें एकदम कटे फटे छोटे छोटे धनिया पत्ती दिखाई देता है। ठीक है, धनिया पत्ती तो हम लोग सभी देखे हैं 2 टाइप के लीफ पाया जाता है, बड़े बड़े लीफ पाए जाते हैं और छोटे छोटे कटे फटे लीफ पाया जाता है। तो बड़े बड़े जो लीफ होता है वो जुवेनाइल फेस वाला लीफ रहता है, और जो छोटे छोटे कटे फटे लीफ रहता है वो रिप्रोडक्टिव फेस वाला लीफ रहता है। ठीक है, मतलब लाइफ साइकिल के अलग अलग फेस में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर देखा जाता है प्लांट्स में। और इसका एक एग्जांपल होता है कोरिएंडर। इसमें कोरिएंडर होता है, कॉटन होता है और लार्कस्पर। कोरिएंडर, कॉटन और लार्कस्पर, ये तीनों में ऐसा देखा जाता है कि लाइफ साइकिल के अलग अलग फेस में अलग अलग टाइप के लीफ का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, और एक प्लांट देखा जाता है बटर कप। बटर कप में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जिस टाइप के वातावरण में पाया जाता है, मतलब अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से बटर कप जो प्लांट्स होता है वो पानी में पाए जाने वाले प्लांट्स होता है। ठीक है, कुछ पार्ट पानी के अंदर रहता है और कुछ पार्ट पानी के ऊपर रहता है। तो पानी के अंदर वाले पार्ट जो होता है उसमें बहुत ही कटी फटी टाइप का लीफ पाया जाता है। पानी के ऊपर जो होता है वो बड़े बड़े लीफ वाले स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो वाटर कप में जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट वाले जो भाग रहता है उसमें लीफ का स्ट्रक्चर अलग होता है, और वाटर के अंदर वाले भाग में लीफ का स्ट्रक्चर अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो चीज़ें होता है जो कि एनवायरनमेंट के हिसाब से भी अपने आप को एडजस्ट करने के लिए अलग टाइप के स्ट्रक्चर में चेंज दिखाई देता है। और दूसरा क्या होता है, लाइफ साइकिल के अलग अलग फेसेस में भी प्लांट्स के कुछ स्ट्रक्चर में चेंज दिखाई देता है। इसको बोला जाता है प्लास्टिसिटी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंज हो सकता है, बायोलॉजिकल चेंज हो सकता है, फिनोटाइपिक चेंज हो सकता है। इसके एक एग्जांपल होता है हेट्रोफिली। ठीक है, हेट्रोफिली मतलब एक ही प्लांट्स में अलग अलग 2 अलग टाइप के लीफ। ठीक है, अलग अलग टाइप के लीफ पाया जाता है एक ही प्लांट्स में, उसको बोला जाता है हेट्रोफिली। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स ऑन द सेम प्लांट्स, ये प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है। तो देखेंगे एब्सेशन। एब्सेशन का मतलब क्या होता है, लीफ का झड़ना। ठीक है, किसी भी प्लांट से पत्ती का झड़ना, फल का झड़ना और फूल का झड़ना। ठीक है, ये सब कॉमन चीज़ होता है, हम लोग जानते हैं कि नेचुरल चीज़ होता है, प्लांट से पत्ती झड़ते रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है, फ्रूट्स भी पकने के बाद झड़ जाता है, लीफ झड़ता है, फ्रूट्स झड़ता है। तो इस टाइप के जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है एब्सेशन। ठीक है, एब्सेशन में क्या होता है, जैसे लीफ है। ठीक है, लीफ का पेट्यूल होता है। ठीक, लीफ के ऊपर वाले भाग, जो पेट्यूल वाले भाग जो होता है, इसमें एक पॉइंट दिखने लगता है जिसको बोला जाता है एब्सेशन जोन। ठीक है, इस एब्सेशन जोन में क्या होता है, प्लांट्स में जितने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहते हैं, प्लांट्स के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहता है इस एब्सेशन जोन में आके इकट्ठा हो जाता है। तो लीफ जब झड़ता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी बाहर हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर प्योर प्रोटेक्शन लेयर होता है। इस जगह के जो सेल होता है इसमें कैल्शियम पैक्टेट, हम लोग जानते हैं सेल वॉल कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। तो कैल्शियम पैक्टेट वाला जो भाग होता है वो पैक्टिन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो पैक्टिन में चेंज हो जाने से क्या होता है, पूरे सेल का जो वॉल होता है म्यूसिलेजिनस हो जाता है।
पूरे म्यूसिलेजिनस वॉल बन जाता है। म्यूसिलेजिनस वॉल बन जाने से ये एक सेल के साथ दूसरे सेल का जो लिंक होता है वो टूट जाता है। ठीक है, इस टाइप से पत्ती झड़ जाता है। तो पत्ती झड़ने का जो प्रोसेस होता है, फूल फल झड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है एब्सिसन। ठीक है, शेडिंग, एब्सिसन इज द शेडिंग ऑफ मैच्योर लीव्स, राइप फ्रूट्स। फूल फल और लीफ झड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलेंगे हम? एब्सिसन। एक एब्सिसन जोन बन जाता है, इसलिए एब्सिसन होता है। तो एब्सिसिक एसिड जो है इसमें सिंथेसिस होता है। एब्सिसिक एसिड सिंथेसिस होने से सेनेसेंस में भी होता है और इसमें भी होता है, जो कि पत्ती से झड़ जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। डोरमेंसी, डोरमेंसी में क्या होता है? हम लोग इसके पहले भी पढ़े हैं। डोरमेंसी में क्या होता है? इनएक्टिव फेस, जो सीड्स रहता है वो बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग, और बीच में जो एम्ब्रियो रहता है वो उसके अंदर लिविंग रहता है। ठीक है, तो बहुत दिन तक जब सीड इसके अंदर एम्ब्रियो रहता है और सीड जर्मिनेट भी नहीं करता, इसको बोला जाता है सीड डोरमेंसी। डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है वो स्टॉप रहता है। बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है डोरमेंसी के लिए। कई बार क्या होता है, जो दाल में हम लोग जानते हैं राजमा, बहुत मोटा सीड कोट रहता है। सीड के बाहर का जो सीड कोट रहता है बहुत मोटा होता है। इतने हार्ड सीड कोट होने से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब, बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे नरम होगा, उसके बाद एयर वाटर इसके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो सीड कोट बहुत ज़्यादा मोटा हो जाने से भी वो मतलब डोरमेंसी स्टेज में आ जाता है। कई बार क्या होता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर के कारण भी होता है, बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण भी ऐसा होता है, डोरमेंसी होता है। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कुछ रहता है जिसको यूज़ करने से डोरमेंसी को ख़त्म किया जा सकता है। सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन हम लोग जानते हैं कि जो सीड जो है इसका डोरमेंसी जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद इसके अंदर की जो एम्ब्रियो रहता है उससे ऊपर की ओर प्लेम्यूल और नीचे की ओर रेडिकल निकलता है, इसको बोला जाता है सीड जर्मिनेशन। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन सीड्स को मिलता है, ठीक है, वाटर ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई होगा, रेस्पिरेशन ठीक से कर पाएगा, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जब अच्छे से कर पाता है उस समय सीड जर्मिनेशन होता है। सीड जर्मिनेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एपीजियल जर्मिनेशन और दूसरा होता है हाइपोजियल। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। जो सॉइल रहता है, कई बार जर्मिनेशन के समय सॉइल के ऊपर सीड चला जाता है, उसके बाद वो प्रीम्यूल एंड रेडिकल निकलता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एपीजियल जर्मिनेशन। और कुछ सीड की जर्मिनेशन में सॉइल के नीचे सीड्स रहता है और ऊपर प्रीम्यूल एंड रेडिकल निकलता है, इसको बोलेंगे हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, एपीजियल जर्मिनेशन जो होता है इसका एग्जाम्पल आता है बीन्स, कैस्टर। हाइपोजियल जर्मिनेशन जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है पी, मटर। ठीक है, अब देखते हैं पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स। बहुत सारे सीड्स ऐसा होता है जिसमें जैसे लाइट आना बहुत ज़रूरी है, लाइट के प्रेजेंस में ही जर्मिनेशन करता है, इसको बोला जाता है पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए लाइट ज़रूरी होता है, ऐसे सीड्स को बोला जाता है पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स। इसका एग्जांपल आएगा टोबैको, लेटूस, मिस्टलटो, पी सीड्स। ठीक है, जब सीड का जर्मिनेशन होगा उस समय लाइट ज़रूरी है। और उसके ऑपोजिट को क्या बोलेंगे? नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स। नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स मतलब जर्मिनेशन के लिए लाइट बिल्कुल नहीं चाहिए, लाइट सीड्स को मिलेगा तो जर्मिनेशन रुक जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक सीड्स। इसका एग्जांपल आएगा ऑनियन, लिली, निजेला एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम देख लेंगे फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म को सबसे पहले स्टडी किए थे गार्नर एंड एलार्ड टोबैको प्लांट्स में। ठीक है, उसने ऐसा देखे कि टोबैको प्लांट्स जो होता है वो शॉर्ट डे प्लांट्स होता है,
ठीक है, हम लोग बाद में देख रहे हैं कि फोटो पीरियडिज्म में क्या होता है। फोटो पीरियड मतलब, फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब टाइम। बहुत सारे प्लांट्स का अलग अलग टाइम, जैसे लाइट, सनलाइट कितने टाइम तक किसी प्लांट्स को मिलना चाहिए, उस टाइम को, टाइम के हिसाब से बहुत सारे प्लांट्स में फ्लावरिंग होता है। ठीक है, तो फिर उसको बोला जाता है फोटो पीरियडिज्म। इसको सबसे पहले देखे थे गार्नर एंड एलर्ड टोबैको प्लांट्स में। टोबैको प्लांट्स क्या होता है, एक शॉर्ट डे प्लांट्स होता है। शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब लाइट कम चाहिए प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और डार्कनेस की मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो उस प्लांट्स में इसने क्या किए थे, जैसे लाइट को कम करके, शॉर्ट डे प्लांट्स मतलब लाइट कम चाहिए, तो इसके आवर में मतलब हम लोग 3 टाइप के प्लांट्स देखते हैं। एक लॉन्ग डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स में बहुत टाइम तक सनलाइट चाहिए और कम टाइम तक डार्कनेस चाहिए। और शॉर्ट डे प्लांट मतलब कम टाइम लाइट चाहिए और ज़्यादा देर तक डार्क पीरियड चाहिए। और कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जिसको बोला जाता है डे न्यूट्रल, उसमें कितना भी लाइट हो कितना भी डार्क, उसके फ्लावरिंग में कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, लेकिन टोबैको में सबसे पहले गार्नर एलर्ड ने ऐसा कि देखे कि टोबैको जो होता है शॉर्ट डे प्लांट्स होता है। ठीक है, कम लाइट चाहिए उसको, लेकिन टोबैको प्लांट्स में उसने क्या किए थे, लाइट्स मतलब लाइट वाले जो आवर्स होता है, कितने टाइम लाइट मिलता है, उसके आवर्स को कम कर दिए थे। कम करके आर्टिफिशियल डार्कनिंग में रखे थे, आर्टिफिशियली अंधेरे में रखे थे उसको कुछ देर तक। तो क्या देखे कि उसमें फ्लावरिंग होने लगता है। ठीक है, तो उनको क्या लगा कि इसमें क्या होता है, जब कुछ निश्चित आवर तक 24 आवर पीरियड में कुछ आवर डे और कुछ आवर नाइट, इसके जो टाइम होता है उसके ऊपर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, कितनी टाइम डे मिल रहा है, कितने टाइम नाइट मिल रहा है, किस प्लांट्स को, उसके हिसाब से फ्लावरिंग होता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ठंड में दूसरे टाइप का प्लांट्स होता है, समर में दूसरे टाइप का प्लांट्स होता है, क्योंकि समर में लाइट पीरियड ज़्यादा रहता है, डार्क पीरियड कम रहता है, और ठंड में लाइट पीरियड कम रहता है, डार्क पीरियड ज़्यादा रहता है। उस हिसाब से अलग अलग प्लांट्स होता है। ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि लाइट पीरियड किसी प्लांट्स को ज़्यादा चाहिए, डार्क पीरियड कम चाहिए, किसी प्लांट्स को डार्क पीरियड ज़्यादा चाहिए, लाइट पीरियड कम चाहिए। इसी को बोला जाता है फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, तो फोटो पीरियडिज्म जो होता है, इफेक्ट और रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट, लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, 3 टाइप के प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। एक शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स को लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट डे मतलब कम लाइट जिसको चाहिए और डार्कनेस ज़्यादा चाहिए। तो इसमें डार्क पीरियड जो होता है क्रूशियल होता है। डार्क पीरियड जो है क्रूशियल, क्रिटिकल और कॉन्टीन्यूअस, मतलब इसमें जो डार्क पीरियड होगा उसमें बीच में ऐसा नहीं हो सकता है कि थोड़ा सा लाइट पड़ जाए फिर फ्लावरिंग नहीं होगी। डार्क पीरियड कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट्स में इसमें कभी भी डार्क पीरियड में लाइट दे दिया जाएगा तो फ्लावरिंग नहीं होगी। इसके एग्जांपल टोबैको, सोयाबीन, वायोला, जेंथियम, क्राइसोजेंथियम, कैनेबिस, कॉलियस, सिनोपोडियम, मस्टर्ड, डालिया, शुगर केन, स्ट्रॉबेरी, कॉस्मोस, राइस, ब्रायोफाइलम। इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट डे प्लांट। लाइट की कम ज़रूरत होती है इसमें, डार्क वाले जो पीरियड है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए लॉन्ग नाइट प्लांट बोला जाता है। लॉन्ग डे प्लांट्स में क्या होता है, हेनबेन, स्पिनच, रेडिस, कैरोट, व्हीट, लार्कस्पर, बार्ली, पोटैटो, शुगर बीट, एविना। ठीक है, और लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब लाइट पीरियड जो होता है क्रिटिकल और क्रूशियल होता है, कॉन्टीन्यूस होता है। इसमें जितना लाइट पीरियड ज़्यादा ज़रूरत है, उस लाइट पीरियड में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि बीच में डार्क पीरियड आ जाए, फिर फ्लावरिंग ठीक से नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसको बोला जाता है लॉन्ग डे प्लांट्स। और एक आता है जिसको हम क्या बोलेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, इस टाइप के लाइट के
पीरियड के हिसाब से जो प्लांट्स में फ्लावरिंग होता है इसको बोला जाता है फोटोपीरियोडिज्म। और थर्ड है डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट्स में कितना भी लाइट हो या कितना डार्क उसके इफेक्ट प्लांट्स में नहीं पड़ता। मेज, कॉटन, टोमेटो, सनफ्लावर, कुकुम्बर इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि जो फ्लावरिंग होता है उसमें एक हार्मोन काम करता है, जिस हार्मोन का नाम होता है फ्लोरिजिन। ठीक है, फ्लोरिजिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग के लिए। उसने क्या करता है, लीफ से शूट एपेक्स में जाता है। जैसे लीफ में बनता है फ्लोरिजिन हार्मोन, लीफ से जाता है शूट के एपेक्स में वो हार्मोन, और शूट के एपेक्स जो होता है उसमें फ्लावर बनता है, फ्लावरिंग होता है। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन होता है, फ्लोरिजिन। और एक पिगमेंट जरूरी होता है फ्लावरिंग में। ठीक है, जिसको बोला जाता है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम पिगमेंट्स जो होता है और लीफ में बनता है, प्लांट्स के जो लीफ होता है उसमें बनता है फाइटोक्रोम पिगमेंट। वो पिगमेंट जो होता है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल तो होता है प्लांट्स की फ्लावरिंग में। ठीक है, तो फाइटोक्रोम दो टाइप के होते हैं। एक फाइटोक्रोम को बोला जाता है PR, फाइटोक्रोम रेड, जो कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और दूसरा है PFR, जो फर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फाइटोक्रोम एक पिगमेंट होता है, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट, ऐसे फाइटोक्रोम जो प्लांट्स के लीफ में बनता है। वो लीफ में जो फाइटोक्रोम बनता है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक टाइप के फाइटोक्रोम को बोला जाता है फाइटोक्रोम रेड, जो सनलाइट के रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरे टाइप के फाइटोक्रोम होता है उसको बोला जाता है फाइटोक्रोम फर रेड, जो फर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो लाइट सेंसिटिव पिगमेंट होता है फाइटोक्रोम, जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और किस में बनता है, लीफ में। फाइटोक्रोम जो है, फाइटोक्रोम रेड एंड फाइटोक्रोम फर रेड, ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज होता है। ठीक है, देखते हैं फाइटोक्रोम रेड, जो रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, 660 नैनोमीटर वाले रेड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और चेंज हो जाता है फाइटोक्रोम फर रेड में। ठीक है, और फाइटोक्रोम फर रेड जो होता है, फर रेड लाइट 730 नैनोमीटर वाले सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बन जाता है फाइटोक्रोम रेड। मतलब दोनों में इंटरचेंज होता है, दोनों में इंटरचेंज होता है। हम लोग क्या पढ़े, फ्लोरिजिन हार्मोन जो है लीफ में बनता है और फ्लोरिजिन हार्मोन के कारण फ्लावरिंग होता है। फ्लोरिजिन हार्मोन जो होता है लीफ में बनता है और लीफ से स्टेम के एक्सिस में पहुंच जाता है और फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और एक क्या पढ़े हम लोग, लीफ में पाया जाता है फाइटोक्रोम हार्मोन, फाइटोक्रोम पिगमेंट। उस फाइटोक्रोम पिगमेंट के कारण भी फ्लावरिंग होता है। फाइटोक्रोम पिगमेंट दो टाइप में पाया जाता है, एक फाइटोक्रोम रेड, दूसरा फाइटोक्रोम फर रेड। फाइटोक्रोम रेड जो होता है सनलाइट के रेड पिगमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं, फाइटोक्रोम फर रेड सनलाइट के फर रेड पिगमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं। दोनों में इंटरचेंज होता है। ठीक है, फ्लोरिजिन हार्मोन जो होता है इसको बोला जाता है हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन। हाइपोथेटिकल, इसका मतलब कि अभी तक इस हार्मोन को आइसोलेट नहीं किया गया, अभी तक निकाला नहीं गया है इसको। ठीक है, जो कि लीव्स में बनता है और स्टेम एपेक्स में जाके फ्लावरिंग करते हैं। देखेंगे वार्निलाइजेशन। वार्निलाइजेशन में क्या होता है, लो टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट होता है वो भी फ्लावरिंग के लिए, उससे भी फ्लावरिंग होता है। ठीक है, इसको सबसे पहले खोजे थे क्लिपर्ट। उसने क्या देखे कि दो टाइप के व्हीट का वैरायटी रहता है, एक विंटर में होता है व्हीट, दूसरा स्प्रिंग सीजन में होता है व्हीट। ठीक है, तो उसने क्या देखे, जो विंटर वैरायटी वाला जो व्हीट होता है उसमें लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो स्प्रिंग वैरायटी वाले व्हीट रहता है उसमें लो टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 6 महीने में इसका पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है व्हीट का। ठीक है, तो स्प्रिंग सीज़न वाला, जो स्प्रिंग सीज़न में जब हम व्हीट को लगाते हैं तो उसमें 6 महीने बाद उसमें व्हीट बन जाता है।
लेकिन विंटर वेराइटीज़ को जब हम दूसरे स्प्रिंग में लगा के देखे हैं कि उसमें जब तक लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तब तक उसमें फ्लावरिंग नहीं होती, ठीक है, या प्लांट्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता। इस टाइप से लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के द्वारा जब फ्लावर का डेवलपमेंट होता है पता चला, तो उसको बोला जाता है वार्निलाइजेशन। इसको कौन खोजे थे? क्लिपर्ट, ठीक है। तो एम्ब्रियो के टिप में, शूट एपिक्स के टिप में, लीफ के टिप में ये चीज़ें जो है बनता है, ठीक है। उससे टिप में बनने के बाद वो प्लांट्स के अदर पार्ट में जाके फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें वार्निलाइजेशन में भी एक हार्मोन के प्रेजेंस में वार्निलाइजेशन होता है, जिसको बोला जाता है वार्निलिन। इसको खोजे थे मेल्चर। वार्निलिन हार्मोन के कारण वार्निलाइजेशन होता है, इसको खोजे थे मेल्चर। ये भी एक हाइपोथेटिकल प्लांट्स होता है, मतलब इसको भी अभी तक अलग आइसोलेट नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें ऐसा बोला जाता है कि जो मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है, मेरिस्टेमेटिक पार्ट मतलब एम्ब्रियो के टिप, शूट एपिक्स के टिप, लीफ के टिप, इसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहता है उसी में वार्निलिन बनता है और उससे प्लांट्स के अदर पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है और वार्निलाइजेशन करता है, ठीक है। तो वार्निलाइज प्लांट्स जो होता है, इसको ऐसा देखा गया है कि जब हाई टेम्परेचर दिया जाता है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करने से वार्निलाइजेशन होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर देने से ये डी वार्निलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। डी वार्निलाइजेशन बोलेंगे, पूरा उल्ट, मतलब उसमें फ्लावरिंग नहीं हो पाता है। देखो, फ्लोरिजिन हार्मोन जो होता है, फ्लावर में जो फ्लोरिजिन हार्मोन होता है जिसके कारण फ्लावरिंग होता है, वो लीफ के फ्लोएम पेरेन्काइमा में बनता है। लीफ के फ्लोएम पेरेन्काइमा में बनता है, उससे सिप ट्यूब में चला जाता है फ्लोरिजिन हार्मोन। सिप ट्यूब से शूट एपिकल मेरिस्टेम में जाता है और फ्लावरिंग कराता है, ठीक है। फ्लोरिजिन हार्मोन सबसे पहले कहाँ बनता है? लीफ के फ्लोएम पेरेन्काइमा में, उससे सिप ट्यूब में जाता है, उसके बाद शूट एपिकल मेरिस्टेम में जाता है और फ्लावरिंग कराया जाता है, ठीक है। वार्निलाइजेशन में क्या होता है? वेजिटेटिव ग्रोथ जो होता है उसको रिड्यूस किया जाता है और फ्लावरिंग, जैसे बहुत सारे बाइनियल प्लांट्स में भी वार्निलाइजेशन का एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। जैसे बाइनियल प्लांट्स जो होता है, शुगर बीट, कैबेज, कैरोट, सब बाइनियल प्लांट्स होता है, ठीक है। इसमें ऐसा देखा गया है कि जब कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है 1 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड की प्रेजेंस में, जब कोल्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है तो जैसे बाइनियल प्लांट्स जो है एनुअल प्लांट में चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? वेजिटेटिव फेज जो होता है रिड्यूस हो जाता है और फ्लावरिंग स्टेज जल्दी आ जाता है, ठीक है। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट के द्वारा बाइनियल प्लांट्स जो है उसको एनुअल प्लांट में भी चेंज किया गया है, ठीक है। इसको बोला जाता है वार्निलाइजेशन। प्लांट्स में जो मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, जो कि शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, इस ये तो लगातार हम लोग जानते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम के जो मेरिस्टेमेटिक सेल है लगातार डिवीज़न करते रहते हैं और लगातार डिवीज़न से बहुत सारे नए नए सेल बनाते रहते हैं और पूरे प्लांट बॉडी को, पूरे जितना लाइफ जब तक चलता रहता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता रहता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इस टाइप से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है।